कल यानी 25 अप्रैल 2025 देर रात बड़ी घटना हो गई जब हमास फाइटर्स ने शुजैया में एक आईडीएफ फोर्स को घेर लिया। यह आईडीएफ फोर्स अपने को बैरिकेड की हुई थी एक घर में, और हमास की फोर्सेज ने घेर के आरपीजी शेल्स मारे हैं, आरपीजी लॉन्चर से यासीन 105 शेल्स मारे। उसके बाद उन्होंने मशीन गन से फायर किया और एक तरफा हमला एक तरह से था, यानी उधर से आईडीएफ को मौका ही नहीं मिला कि वो गोली चला सके या कुछ रिस्पॉन्स दे सके। एक बड़ी सफलता हमास के हाथ लगी है। कितने आईडीएफ सोल्जर्स या अफसर मारे गए हैं इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। और ये देखिए एक डेवलपिंग स्टोरी है जो हमने आपको कल बताया था कि पिछले 8 दिनों में 5 हमले हमास ने किए। अब ये आप कह सकते हैं कि पिछले 9 दिनों में हमास ने 6 हमले किए, और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण 2 हमले बेथनून में हुए, जो कि एक जोन के रूप में उभर रहा है, एक नए जोन के रूप में। बेथनून का वो इलाका जो इजराइल के बॉर्डर के करीब है, यानी अल औदा जो स्ट्रीट है, और वहां पर वो एक तरह से वैली ऑफ डेथ साबित हो रहा है इजरायली सोल्जर्स के लिए। उसका एक वीडियो भी आज सामने आया, क्योंकि बेथनून की जो पहली घटना जो 19 तारीख की थी, 19 अप्रैल की, जिसमें आरपीजी लॉन्चर से 2 आईडीएफ की जीप्स पे हमास ने हमला किया था। उसके बाद 24 अप्रैल, जो मैं कल गलती से 23 अप्रैल कह गया था, 24 अप्रैल 2025 की जो घटना, जहां पर स्नाइपर फायर से हमास के फाइटर्स ने आईडीएफ के 1 सोल्जर को मार गिराया, 3 को घायल किया, जिसका वीडियो हमने जारी किया है और वीडियो हमने पोस्ट भी किया, आपने देखा होगा। वो वीडियो 24 अप्रैल की घटना का है। तो ये 2 घटना बेथनून की, उसके बाद राफा में 2 घटना, अल तुफे में 1 घटना, ये 5 हो गई, और छठा आज शुजैया में घटना। और अबू उबैदा का स्टेटमेंट आया है, कि शुजैया से राफा से लेके बेथनून तक, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक लगातार जो पूरा बेल्ट है अब एक युद्ध का, एक दावानल का बेल्ट बन गया है, जिससे इजराइल बच नहीं सकता है, जिससे इजरायली फौज बच नहीं सकती है, और उनकी यहां से कब्रें ही वापस जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, जो बेथनून एक सेंटर के रूप में उभरा है, बेथनून के जो हमास कमांडर हसन फैयाद, आपको याद होगा हसन फैयाद के बारे में यह खबर आई थी कि मई 2024 में इजराइल ने उसको मार गिराया। अभी 20 जनवरी 2025 को जब प्रिजनर एक्सचेंज चल रहा था, तब हसन फैयाद बाहर आया। उसका वीडियो आपको शायद याद हो या ना याद हो, तो मेरे एक्स हैंडल पे और बाकी जगह आप देख सकते हैं कि हसन फैयाद उभर के सामने आए और पूरी दुनिया के सामने आए, जो कि हमास के नए बेथनून के कमांडर। और अभी एक और वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उनकी केवल आवाज है, और जिसमें वो बता रहे हैं कि बेथनून में कैसे, किस टैक्टिक्स के तहत हमास इतना सफल हो रहा है। और वो देखिए, इस मैप में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि हमास इतना सफल हो रहा है, किस तरीके से हमास आईडीएफ सोल्जर्स को अंदर आने देता है, उसके बाद अलग अलग तरीकों से अलग अलग पॉइंट्स पे वो उसको मारता है। बेथनून की ही 2 घटनाओं को अगर फिर से देखा जाए, तो एक घटना में जहां पर जीप पे हमला किया, इजरायली जीप्स पे, और फिर जो एक जीप पे हमला किया, फिर जो दूसरी जीप बचाने आई उस पे हमला किया। उसके साथ जो दूसरी घटना हुई उसमें स्नाइपर्स ने मारा। स्नाइपर्स ने, यानी कोई आप किसी को देख नहीं सकते, कोई रॉकेट लॉन्चर से नहीं मारा, किसी एक स्पष्ट हथियार से नहीं, स्नाइप करके मारा। ये क्लासिक गुरिल्ला वॉरफेयर। हमास इस समय एक क्लासिक गुरिल्ला वॉरफेयर में चला गया है। और गुरिल्ला वॉरफेयर वो वाली नहीं क्यूबा के समय की या 1970s की, या इवन जो अफगानिस्तान ने लड़ी 1980s में, या अभी भी जो अफगानिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ लड़ी, वो नहीं। ये एक मॉडर्न अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर, ये देखिए। और ये वॉर ऑफ एट्रिशन का ही एक हिस्सा है, जो कि जिसमें हमास को महारत हासिल हो गई है। वॉर ऑफ एट्रिशन, एक कमजोर ताकत कैसे एक सुपीरियर ताकत को टैक्टिक्स के बल पे, अपने हथियारों में इनोवेशन करके, दिमाग में उनको आउटथिंक करके, और टेक्नोलॉजी भी इसका एक बहुत ही इंटेलिजेंट इस्तेमाल करके कैसे अपने से बड़ी ताकत को वो हरा सकती है। अच्छा, ये देखिए एक स्टोरी है, एक बड़ी घटना जो गाजा में हुई है। उसके अलावा आपको बता दें, इंडो पाक फ्रंट पे और ईरान फ्रंट पे बहुत कुछ हुआ है। और ये देखिए,
कल ही मैंने बात की थी कि ईरान ने मध्यस्थता ऑफर की कि भारत और पाकिस्तान के बीच हम मध्यस्थता हम कर सकते हैं, और आज ईरान में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया है। बंदर अब्बास जो ईरान का शहर है, और शाहिद रज्जा जो उसको मतलब शहीद कहेंगे, या उसको शायद मेरे ख्याल से शाहिद रज्जा जो वहां का पोर्ट है, वहां पर बड़ा ब्लास्ट हो गया। 500 लोग वहां पर घायल हुए हैं। मारे जाने जितने लोग मारे गए हैं उनकी अभी संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा है कि मतलब अभी तक जो खबर आ रही थी कि 7 या 8 उसमें से लोग मारे गए हैं। इंजरी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, और एक फ्यूल टैंक में एक्सप्लोजन हुआ। और आज ही देखिए अमेरिका और ईरान की तीसरे दौर की बातचीत, और कहां पर? मस्कट में। पहले दौर की बातचीत हुई मस्कट में, ओमान में। अमेरिका ने कहा कि हमारे लिए बड़ा ह्यूमिलेशन है, रोम में करिए, तो रोम में दूसरे दौर की बातचीत हुई। हालांकि ईरान ने मना किया था, फिर भी अमेरिका ने आग्रह किया कि रोम पे करिए। अमेरिका चाहता था आगे रोम में ही बातचीत हो, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, फिर आप मस्कट में फिर से वापस आइए, फिर से ओमान वापस आइए, और अमेरिका को आना पड़ा। और आज तीसरे दौर की बातचीत, अभी उसका रिजल्ट तक नहीं आया है, और ईरान में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया है। क्या ये संयोग है? क्योंकि अभी तक ईरान ने इसके बारे में कोई आधिकारिक ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो किसी बाहरी ताकत का इसमें हाथ है, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक जो बात आई है कि वहां पर फ्यूल टैंक्स कुछ थे, उनमें एक्सप्लोजन हुआ, और जब उनमें एक्सप्लोजन हुआ तो पूरा बंदरगाह है वो जो ये बंदर अब्बास का, जो ये शाहिद रज्जू, ये जो एक बंदरगाह है, यहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि एक फ्यूल टैंक में आग लग गई। अब ईरान का यह भी स्टेटमेंट आया कि उनकी कोई भी पेट्रोलियम फैसिलिटीज हर्ट नहीं हुई, कोई भी पेट्रोलियम फैसिलिटीज या क्रिटिकल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई चीज उनकी उस पर नुकसान नहीं हुआ है। और वो देख सकती दुनिया, सबके सामने है, उसके वीडियोज आ रहे हैं, सब लोग, कई तो घायल सड़क पे लेटे हुए हैं, उनको लोग उपचार कर रहे हैं। ईरान बहुत ही मुस्तैदी से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ईरान की जनता का बड़ा हिस्सा खून देने के लिए वहां पर अस्पतालों के चारों तरफ वहां पर एक भीड़ लग गई है, होड़ लग गई है कि हम अपना खून दें। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है, देखिए ईरान भारत पाक में मध्यस्थता, भारत पाक देखिए युद्ध के कगार पे, उसमें मध्यस्थता की बात, उधर अमेरिका और ईरान की बड़ी ही बहुत ही डेलिकेट बातचीत, जिस पे दुनिया की शांति, या दुनिया में शांति होगी या युद्ध होगा, ये निर्भर करता है। वो चल रही है उसका तीसरा दौर। इजराइल उधर अपना पूरा एक एग्रेशन बनाए हुए है, लेकिन जिस तरह से हमास ने इजराइल पे जवाबी कार्रवाई की है, इजराइल बहुत हद तक पीछे हटा है। आज देखिए गाजा में करीब 31 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे जो पहले घायल थे, जो कि आज मारे गए। जो इजराइल का बम्बार्डमेंट है वो आधा हो गया है, आधे से भी कम हो गया, ये सच्चाई है। और इसके पीछे इजराइल की सेना के अंदर जो एक जबरदस्त डिसकंटेंट है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमास की एक्टिविटीज हैं, ग्राउंड फोर्सेस जो उनके लॉसेस बढ़ रहे हैं। और इजराइल ने आज आधिकारिक तौर पे कुछ फिगर दी है, झूठी फिगर, क्योंकि इजराइल इस मामले में अपनी फिगर छुपाता है, ये खुद इजरायली कहते हैं, हम नहीं कह रहे। तो उसमें जो उसने कहा है कि 879 सोल्जर्स अभी तक मारे गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से, संख्या हमारे हिसाब से 5000 है, और 5000 घायल हुए हैं इजराइल कह रहा है, तो संख्या हमारे हिसाब से 10 से 15,000 है। तो वो एक देखिए अलग इशू है। यहां पर हम खासतौर पे भारत और पाकिस्तान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये यहां पर क्या हुआ है कि जो जैसे पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम किसी न्यूट्रल प्रोब के लिए तैयार हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं अगर हमारा हाथ है पहलगाम में। भारत सरकार ने कहा है कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि पाकिस्तान का हाथ है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से, जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कहा है कि इन अबेयंस उसको सस्पेंड, अभी तक फिलहाल के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं, तो पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम शिमला अग्रीमेंट सस्पेंड कर देंगे या कर दिया है। अभी इसके बारे में कॉन्क्रीट जानकारी एग्जैक्ट अभी नहीं आ रही है कि कर दिया है या करेंगे। शिमला एग्रीमेंट 1972 में, जब 1971 वॉर के बाद जो भुट्टो में जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी में जो हिस्टोरिक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद
कई साल तक पीस रही थी। और फिर देखिए कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, और उसको लेके फिर कश्मीर में इंसर्जेंसी 1990s में शुरू हो गई। उसको लेके बहुत सारे अभियोग आते रहे कि पाकिस्तानी आर्मी अब दूसरी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, सीधे वॉर से नहीं बल्कि थ्रू 1000 कट्स, उस तरह की बात आई कि ऐसे लो इंटेंसिटी एक वॉरफेयर से। ये सब बातें देखिए बैकग्राउंड समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि आज हमने जो कल लाइन ली वो ये लाइन ली है कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें वेस्ट एशिया के बाद अब साउथ एशिया पे नजर है। और यहां पर जो भारत और पाकिस्तान में जो टेंशन हुए हैं, पहलगाम अटैक किसने कराया किसने नहीं कराया, बहुत ये बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इसकी भी सच्चाई खुलेगी, जैसे पुलवामा की भी जो सच्चाई है वो देखिए एक हद तक सामने आई, जिसको कभी भी जो सतपाल मलिक जो कि बीजेपी के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जब 370 हटाया गया इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे, और उन्होंने इतना बीजेपी का साथ दिया और उन्होंने अभियोग लगा दिया बीजेपी सरकार पे कि पुलवामा अटैक में इनकी लापरवाही थी। और इसमें भी जो पहलगाम हुआ है उसमें भी सरकार ने माना कि चूक हुई, लेकिन उसके बाद सरकार एक ऐसे मोड में चली गई, सरकार क्या बीजेपी ऐसे मोड में चली गई है, और जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी मदद से, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भी कर रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, अब जैसे आज गुजरात में करीब ये खबर आई कि अहमदाबाद और सूरत में 1024 जो सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ के बाकायदा उनकी परेड कराई गई, उनको पब्लिक परेड कराई गई 1024, उसमें से सूरत में करीब 300-400 लोग, बाकी अहमदाबाद में। तो परेड अहमदाबाद में हुई, सूरत की भी जानकारी नहीं है। अहमदाबाद में परेड हुई गायकवाड़ हवेली के सामने, और एक तरह से दिखाया गया कि देखिए हम इन्फिल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट एक्ट करें। लेकिन सवाल यहां पर यह कि पहलगाम के बाद इन्फिल्ट्रेटर्स आपको आपको दिखे, और पहलगाम के पहले, उसके पहले ये लोग क्यों थे यहां, किसके ऑर्डर के तहत थे? क्या इस पे कोई हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बांग्लादेशीज को यहां पर इलीगल तरह से रहने की इजाजत है, खासतौर पे गुजरात में? ऐसी कौन सी चीज थी जो पहलगाम के बाद ही समझ में आई और उसका आप पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं? इसके पीछे तो एक पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती है, सीधे सीधे एक पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग दिया जाए, इस तरह की कोशिश दिखाई देती है, और बड़ी सफाई से दिया जाए, जिसमें कोई सीधे तौर पे कोई प्रधानमंत्री या सरकार इन्वॉल्व ना हो, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। और ये सारे राज्यों को ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से गया है कि आप अपने यहां पर लोगों को आइडेंटिफाई करिए। केवल इलीगल बांग्लादेशी ही केवल नहीं, बल्कि जो पाकिस्तानी वीजा लेके भारत आए उनको भी बाहर करिए, जिनके यहां वो ठहरे हैं उन पे नजर रखिए। और एक पूरा अभियान इस तरह का चलाया जा रहा है जिसमें उन लोगों को वापस भेजा जाए जो वीजा पर आए उनको भी। और उसमें देखिए कई जो पाकिस्तान का यहां पर एम्बेसी है उसके बहुत सारे लोगों का वीजा रद्द करके उनको भेजा गया। उधर पाकिस्तान ने भी भारत के लोगों का वीजा रद्द करके उनको यहां भेजा। स्ट्रेंथ दोनों जगह हाई कमीशंस की या एम्बेसीज की आधी से भी कम हो गई। और उसके साथ जो पानी को लेके इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने कहा सस्पेंडेड रहेगी, पाकिस्तान ने कहा हमारी तरफ से, जैसे मैंने बताया, शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड रहेगा। ये भी देखिए एक बड़ा सवाल है। इसलिए आज ये जो वीडियो है इसमें हमें इन दोनों सवालों को हमने जैसे कल जोड़ा था, हम सोच रहे थे आज हम अलग वीडियो बनाएं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई, खबरें जिस तरह की आ रही थी उसमें ये संभव नहीं हो पाया कि हम अलग अलग वीडियो बना सके। कल से हम जरूर उस चीज पे अमल करेंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि भारत में जो पूरी सिचुएशन है उसमें देखिए जो वेस्टर्न रिवर्स है, मतलब भारत कह रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सिचुएशन है, अब इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज यानी इंडस रिवर और झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, व्यास, ये 5 ट्रिब्यूटरीज, ये 6 एक तरह से हो गई। अब इनमें जो डिवीजन हुआ था, जो 1960 में जो एक अग्रीमेंट या ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें यह था कि सतलज, ब्यास और रावी इस पे भारत का अधिकार होगा और चेनाब, झेलम और इंडस इन पे पाकिस्तान का अधिकार होगा। लेकिन अब अधिकार की बात, अब देखिए बहुत ज्यादा हम टेक्निकल डिटेल में जाएंगे तो फिर समझदारी में समस्या आएगी। लेकिन अधिकार का मतलब यह है कि जो उसके पानी पे मैक्सिमम हक किसका रहेगा। तो जो ईस्टर्न नदियां हैं
रावी, सतलज, ब्यास, इन पे हक 80% भारत का रहेगा और जो पाकिस्तान की नदियां हैं उन पे 80% से ज्यादा पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। लेकिन उसका 20% तो दोनों, मतलब जैसे इंडस, चेनाब और झेलम, उसका 20% भारत भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने बल्कि किशन गंगा प्रोजेक्ट भी झेलम को लेकर बनाने की बात अभी कुछ हद तक आगे भी बढ़ी थी, जो कि अब रोक दी गई है या रुकने के कगार पे है। उसके साथ साथ जो रावी, सतलज, ब्यास का पानी है वो भी पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से इन 6 नदियों, ये जो 6 नदियां हैं इनके, या इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, इन पे डिपेंडेंट है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर। तो ये पानी अगर रोका गया तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत में देखिए जो स्थिति, अब ये इन नदियों की स्थिति मैं आपको बताता हूं, और ये एक बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग नदियां देखिए अलग अलग जगह से आती हैं, लेकिन भारत से सब गुजरती। जो नदियों को एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जिन नदियों को पूरी तरह से पाकिस्तान का अधिकार दिया गया है, वो नदियां भी जो है वो भारत से होकर गुजरती। अब देखिए, अब जैसे चेनाब है, अब चेनाब जो है ये एक बारलेचा जो पास है लाहौल स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, जो भारत का हिस्सा, ये वहां से निकलती है और ये भारत के एक हिस्से से होते हुए ये पाकिस्तान जाती है। यानी अगर भारत चाहे तो इसको रोक सकता, हालांकि वो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, या अभी वो उस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं है कि जो पानी के फ्लो को रोक दे। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी नदी है चेनाब, जो कि बारलेचा पास से निकलती है, जो कि लाहौल स्पीति वैली में एक माउंटेन पास है और हिमाचल प्रदेश में, और वहां से वो निकल के पाकिस्तान पहुंचती है। एक बड़ा उस पे पाकिस्तान का अधिकार सबसे ज्यादा है, लेकिन इंडिया उसको इन वायलेशन ऑफ द ट्रीटी उसको रोक सकती है। उसके बाद आप देखिए तो जो सतलज रिवर है, अब सतलज आती है भारत के हिस्से में। अब सतलज जो है ये जो शिपकाला पास है हिमाचल प्रदेश, यहां से निकलती है और ये अल्टीमेटली चेनाब जो रिवर है उसको ज्वाइन करती है बाकायदा। उसके बाद झेलम देखिए, झेलम पीर पंजाल रेंज से ये शुरू होती है। अब पीर पंजाल रेंज टेक्निकली इंडिया में है, लेकिन उसमें मतलब डिस्प्यूटेड एरिया है। पीर पंजाल से ये होते हुए इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए फिर जो जिसको भारत पीओके कहता है, पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां ये जाती है और उसके बाद ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जाती है। अब इसकी जो है देखिए, जो इसकी टोटल लेंथ है झेलम की, ये 725 किलोमीटर है और इसमें भारत के हिस्से से वो गुजरती है, यानी भारत उसको बीच से काट सकता है। इस तरीके से खुद इंडस रिवर इसका ये ओरिजिनेट तो करती है तिब्बत से, बोखारचू से, और कैलाश माउंटेन जो रेंज है जिसको कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है, तिब्बत से। लेकिन यहां पर जब तिब्बत से निकलने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है, लद्दाख में पहले जाती, जो कि भारत का हिस्सा है, एक जमचौक जगह है, और उसके बाद ये पाकिस्तान पहुंचती है। तो वहां भी भारत चाहे तो इसको इंटरफियर करके कुछ ना कुछ इसमें कोई मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये हाइपोथेटिकल ज्यादा हैं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल, जो रियल इसका एक पूरा जो एक सिचुएशन है वो अभी टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी है वो अभी साफ नहीं है। तो ये देखिए एक पूरी स्थिति है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो यहां पर भारत में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है होम मिनिस्ट्री में, और एक तो देखिए लखनऊ दिल्ली में कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा जो होम मिनिस्ट्री और पीएमओ में भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसी कई इंस्टेंसेस आए, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, खासतौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसको जो अजीत डोवल लीड करते हैं और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अजीत डोवल तो पीएमओ के हो गए, होम मिनिस्ट्री अमित शाह। तो बहुत सारे जो कुछ अफसर जो होम मिनिस्ट्री के पीएमओ चाहता था, या जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चाहता था, उसको होम मिनिस्ट्री ने अलाउ नहीं किया। और इसी तरीके से जो एनटीआरओ जो कि भारत की इंटेलिजेंस विंग है, रॉ के अलावा जो यहाँ की रिसर्च इंटेलिजेंस विंग है, उसके भी चीफ को लेके जो चाह रहे थे, पीएमओ चाह रहा था किसी को, उसको होम मिनिस्टर ने उसको रिलीज नहीं किया। इसको लेके बहुत सारे ऐसी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। और अभी भी जो ये घटना घटी है इसमें इस तरह की बात आ रही है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, यानी पीएमओ एचएमओ
में एक कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा जो एक तरह से कहा जाए एचएमओ और लखनऊ के चीफ मिनिस्टर में वो जो कॉन्फ्लिक्ट, ये तीन तरफा एक पूरी सिचुएशन है। क्योंकि एनएसए का ऑफिस इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, इसलिए ये बहुत गंभीर सवाल हो जाता है। इसीलिए देखिए भारत का अब जो पूरा मामला है जो साउथ एशिया का, मैं इसीलिए उसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। हालांकि मैं देखिए अलग से वीडियो उस पर बनाऊंगा, ये बात क्योंकि उस पर अलग से ही एक वीडियो सही रहेगा, लेकिन अभी दो वीडियोज, कल के वीडियो में भी मैंने इसमें इंक्लूड किया, आज भी इंक्लूड कर रहा हूं। उसकी एक खास वजह है, और उसकी वजह आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देना, पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर देना कि देखिए ये है मामला, पूरा जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा साउथ एशिया बन गया, जो कि हमने पहले प्रिडिक्ट किया था। और अब उसके बाद हम चाहे उसको अलग अलग डील करेंगे तो आपको और बेहतर तरह से उसको वो समझ में आएगा। उसके अलावा देखिए जो टर्की में दो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो वहां की जो ऑपोजिशन मूवमेंट है, एक तो वहां पर लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में, गाजा के पक्ष में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बाद वहां पर जो ऑपोजिशन लीडर जिसको जेल किया गया था उसके सपोर्टर्स में और जो अर्दोगन के सपोर्टर्स हैं उनमें कुछ संघर्ष भी हुआ है। लेकिन उस संघर्ष के बावजूद पूरी जो धार इस समय टर्की की है वो फिलिस्तीन के साथ है, और फिलिस्तीन के साथ इस हद तक है कि वहां पर आर्म्ड फोर्सेस में भी एक बड़ा अनरेस्ट बताया जा रहा है। सीरिया की पोजीशन और ज्यादा खराब हुई है, क्योंकि जब से उसने फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की फोर्सेस को, तब से उसको जो पैलेस्टीनियन फोर्सेस हैं गाजा में और वेस्ट बैंक में, उन्होंने हमला किया है सीरिया पे, सीरिया की अल शारा सरकार पे। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में कम से कम आज रेजिस्टेंस की अकेले जो जहां पर यूथ भिड़ा है इजरायली फोर्सेस से, कम 17 घटनाएं हुई, और इजरायली इंकर्जन्स की 21 घटनाएं हुई, 38 घटनाएं टोटल हुई। और इसमें जो लोग वेस्ट बैंक में भी 2 लोग शहीद हुए, और उसमें जो सेटलर्स भी कम से कम 6 सेटलर्स घायल हुए। रोज देखिए सेटलर्स जो घायल हो रहे हैं, इसकी खबर बिल्कुल कहीं नहीं आ रही, बिल्कुल ब्लैकआउट है।